बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम कासिम अली है और मैं आपका फ़िज़िक्स टीचर हूँ। बेटा हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 8, ठीक है, जिसका नाम था वेव्स। चैप्टर नंबर 8 वेव्स को डिस्कस करते आ रहे थे, ठीक है। हमने उसका पहला टॉपिक यानी कि जो टाइप्स ऑफ वेव क्या होती हैं उसको हमने अपने प्रीवियस वीडियो में स्टडी किया। उसके बाद वेव्स की जो टाइप्स हैं वो कौन सी हैं, उसके बाद वेव्स की जो काइंड्स हैं वो कौन सी होती हैं, इस सब को हमने कल डिस्कस कर लिया था। और आज भी इसी चैप्टर का जो टॉपिक है फर्दर मूव ऑन करने लगे हैं हम इस चैप्टर के ऊपर। तो आज के लिए जो टॉपिक सिलेक्ट किया हुआ है मैंने इस वीडियो के लिए, मेरे पास वो टॉपिक आ रहा है स्टूडेंट्स पीरियोडिक वेव्स, ठीक है। पीरियोडिक वेव कैसी होती हैं, कौन सी होती हैं, इसको जो आज हम देखेंगे, इसको हम डिस्कस करते हैं इस वीडियो के अंदर। कहते हैं द वेव विच आर प्रोड्यूस्ड बाय कंटिन्यूअस एंड रिदमिक डिस्टरबेंस इन अ मीडियम आर कॉल्ड पीरियोडिक वेव। ऐसी वेव्स जो कंटिन्यूअस, ठीक है, लगातार, एंड रिदमिक और रिदम वाइज, ठीक है, तरतीब के साथ, ठीक है, लगातार और तरतीब के साथ जो डिस्टरबेंस किसी भी मीडियम में आती रहे, ऐसी वेव्स को हम कहेंगे कि ये हमारे पास कौन सी वेव्स आ रही हैं, पीरियोडिक वेव्स, ठीक है। कि द वेव्स, डेफिनेशन में लिखता हूं, द वेव्स विच which are produced by continuous and rhythmic ठीक है, continuous and rhythmic disturbance in medium is called periodic waves। ठीक है, कंटिन्यूस एंड रिदमिक डिस्टर्बेंस इन पीरियोडिक वेव, कंटिन्यूस एंड रिदमिक डिस्टर्बेंस इन द पार्टिकल ऑफ अ मीडियम, ठीक है, या इन द मीडियम आर कॉल्ड पीरियोडिक वेव। कि एक तरतीब के साथ चेंज और डिस्टर्बेंस आ रही हो, तरतीब के बाद एक लगातार आपके पास जो मीडियम है उसमें जो चेंज आ रही हो, उसके पार्टिकल में तब्दीली आ रही हो, ठीक है, डिस्टर्बेंस आ रही हो, तो इस वेव को हम बोलेंगे पीरियोडिक वेव्स। कहते हैं दीज मे बी ट्रांसफर्स आर लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर, ठीक है। अ गुड एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक वेव इन इज एन ऑसिलेटिंग मैस स्प्रिंग सिस्टम व्हिच एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। कहते हैं दीज मे बी longitudinal or transverse waves लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव्स, ये लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकती हैं और ट्रांसवर्स भी हो सकती हैं, ठीक है। द गुड एग्जाम्पल, फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर अगर इनकी मिसाल देना चाहें हम, तो मिसाल कौन सी आएगी। कहते हैं a horizontal mass spring system execute simple harmonic motion, ठीक है। oscillating mass spring system ठीक है, executing simple harmonic motion के एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। कहते हैं कि इसकी अगर आप मिसाल देखना चाहें तो मिसाल हम देख सकते हैं ऐसी, जो मैं किसी स्प्रिंग के साथ मैस को अटैच कर दें, उसको ओसिलेट करवाएं, ठीक है, और ये अंडर द प्रोसेस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन होना चाहिए। तो ये जो पीरियोडिक वेव है इसकी गुड मिसाल है, इसकी अच्छी एग्जांपल है कि इसके अंदर क्या होता है, कंटिन्यूस चेंज भी, कंटिन्यूस और रिदमिक डिस्टर्बेंस आती है पार्टिकल मीडियम के अंदर। तो इस वजह से इसकी जो वेव्स बनती हैं वो वेव्स कहलाती हैं पीरियोडिक वेव्स, ठीक है। ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव्स कौन सी होती हैं, अब उसको देखते हैं।
ठीक है। उन्होंने कहा ये वाली जो वेव्स हैं या तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी हो सकती हैं, ये ट्रांसवर्स वेव्स भी हो सकती हैं। पहले वो कह रहे हैं ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव्स, ठीक है। ट्रांसफर पीरियोडिक वेव कौन सी होती हैं, अब उसको देखते हैं। ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव्स, ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव्स कहते हैं द पीरियोडिक वेव इन विच द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव आर कॉल्ड ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव्स। ठीक है, सारी डेफिनेशन वो है तकरीबन जो हमने ट्रांसवर्स वेव्स की पढ़ी थी, ये भी डेफिनेशन जो है ट्रांसवर्स वेव्स की ही है कि द पीरियोडिक वेव इन विच द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, द वेव्स in which displacement of particle perpendicular to the direction of propagation of wave। ठीक है, इज कॉल्ड पीरियोडिक वेव्स, पीरियोडिक ट्रांसवर्स वेव्स। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं डेफिनेशन पीरियोडिक ट्रांसवर्स वेव्स की। कहते हैं कि अगर आपने इसकी मिसाल देखनी हो, कहते हैं कि आपके पास एक स्पोर्ट थी, ठीक है, एक स्प्रिंग था आपके पास, स्प्रिंग को आपने एक स्पोर्ट के साथ बांध दिया, ठीक है, फिक्स स्पोर्ट के साथ। फिर आपने क्या किया, इसके साथ एक रस्सी बांध दी, ठीक है, इसके साथ एक रस्सी बांधी और रस्सी को एक सिरा इसके साथ भी मैच के साथ बांध दिया और दूसरा सिरा इसके एक रस्सी का भी एक फिक्स स्पोर्ट के साथ बांध दिया। ठीक है, अब क्या होगा कि जब आप इसमें, ठीक है, ऑसिलेशन पैदा करवाएंगे, ठीक है, इसको ऊपर इसको खींच के छोड़ेंगे, ठीक है, खींच के जब आप छोड़ेंगे तो जो आपके पास रस्सी है स्टूडेंट, इसमें भी इस तरह की वेव्स पैदा हो जाएंगी। ठीक है, जिस तरह जितना मसलन कि फासला, सपोज ये फासला यहाँ से यहाँ तक था, फिर जहाँ तक जितना फासला ये तय कर रहा है नीचे की तरफ, उतना ही ये फासला तय करेगा ऊपर की तरफ। ठीक है स्टूडेंट, ये बेहतरीन मिसाल हम कह सकते हैं पीरियोडिक वेव्स की है कि स्प्रिंग के साथ एक मैच को बांध दें, ठीक है, फिर कहते हैं कि अब देखें वेव किधर को ट्रेवल कर रही है, वेव ट्रेवल कर रही है इधर को। ठीक है, जो डायरेक्शन है वेव की वो यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक जा रही है, इधर को जा रही है वेव, यहाँ से स्टार्ट हो रही है और आगे इस तरफ को मूव कर रही है। ठीक है, यानी जो डायरेक्शन ऑफ वेव है वो इस तरफ को आ रही है, लेकिन उसके जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स फिर देखें वो ऊपर नीचे हरकत कर रहे हैं। इसका मतलब कि जो वेव बन रही है, वेव की डायरेक्शन और मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं उनकी डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ रही है। तो इस मिसाल को या इस एग्जांपल को हम कह सकते हैं कि ये आपके पास है ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव्स। ठीक है, ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव इसको कहा जाता है। आपने ये वाली एग्जांपल याद रख लेनी है। ठीक है स्टूडेंट, कहते हैं लेट अस कंसीडर अ मैस स्प्रिंग सिस्टम व्हिच कैन वाइब्रेट वर्टिकली एज शोन इन फिगर। ठीक है जी, हमने कंसीडर कर लिया ये वर्टिकली वाइब्रेट कर सकता है। A long string of uniform thickness is stretched horizontally and its one end is attached with the oscillating mass m। क्या किया हमने कि एक स्ट्रिंग ली, उसका मैस एक सिरा मैस m के साथ बांध दिया, दूसरा एक फिक्स पोर्ट के साथ बांध दिया। ठीक है, ड्यू टू ऑसिलेशन ऑफ मैस स्प्रिंग सिस्टम अ ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस इन द स्ट्रिंग। जब आप इसको ऑसिलेट करवाएंगे इस रस्सी के अंदर ट्रांसवर्स वेव पैदा होना स्टार्ट हो जाएंगी। द वेव अपीयर टू बी ट्रेवलिंग ऑन द स्प्रिंग। ठीक है, ये स्प्रिंग में ट्रेवल करती हुई नजर आएंगी फ्रॉम इट्स वन एंड टू द अदर, एक एंड से दूसरे एंड की तरफ। In the case, each part of spring vibrate at right angle to the length of stretched string. The crust and trough are being replaced by one another periodically and wave appear to be traveling। क्या होगा कि जब ये ऊपर नीचे मूव करेगा, जो रस्सी है इसके क्रस्ट और इसके जो ट्रफ है ये बदलते रहेंगे एक दूसरे के साथ साथ और वेव आगे की तरफ मूव करती चली जाएगी।
अब क्रस्ट और ट्रफ क्या होते हैं ये भी आपको स्टूडेंट्स पता होना चाहिए, ठीक है। क्रस्ट ठीक है, कहते हैं द पोर्शन ऑफ वेव अबव द मीन लेवल इज कॉल्ड एज क्रस्ट। द पोर्शन ऑफ वेव above the mean position is called crust, ठीक है। आगे दूसरी बात एक और डेफिनेशन ट्रफ, दोनों के एक साथ बताता हूं मैं। कहते हैं द पोर्शन ऑफ वेव below the mean position is called trough, ठीक है। ऐसा पोर्शन वेव का जो मीन पोजीशन से ऊपर की तरफ हो वो क्रस्ट कहलाता है, और वो पोर्शन जो मीन पोजीशन से नीचे की तरफ हो स्टूडेंट्स वो कहलाएगा ट्रफ। यानी कि ये आपके पास वेव बन रही है, ठीक है, और ये रस्सी जो है इसकी जो पहले वाली पोजीशन थी ये इसकी मीन पोजीशन थी। अब मीन पोजीशन से ये वाला जो पोर्शन आपके पास आ रहा है, ये वाला पोर्शन यानी मीन पोजीशन से ऊपर की तरफ, ये क्या कहलाएगा? क्रस्ट, ठीक है। जो मीन पोजीशन से ऊपर वाला पोर्शन है वो क्रस्ट कहलाएगा, और सेम उसी तरह का पोर्शन जो नीचे की तरफ हो वो कहलाएगा ट्रफ, ठीक है। मीन पोजीशन से ऊपर वाला जो पोर्शन है वो कहलाता है क्रस्ट, और मेन पोजीशन से जो नीचे वाला पोर्शन होता है वो कहलाता है ट्रफ, ठीक है। क्रस्ट और ट्रफ दोनों एक ही जैसे होते हैं, एक ही तरह की होती है, सिर्फ इनकी जो मेन पोजीशन से जो जगह होती है वो चेंज होती है। ऊपर की तरफ होगा तो क्रस्ट, नीचे की तरफ होगा तो ट्रफ, ठीक है। फिर एक और बात आती है एम्पलीट्यूड, ठीक है। एम्पलीट्यूड कहते हैं द एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पॉइंट इन अ क्रस्ट और ट्रफ ऑफ द स्ट्रिंग। द एम्पलीट्यूड is the maximum displacement of point in a crust or a trough, a point in the crust or trough in a crust or a trough of the string, ठीक है। कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो आपके पास एक क्रस्ट और एक ट्रफ जितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर करेंगे, ठीक है, एक क्रस्ट की बात कर लें या एक ट्रफ की बात कर लें, जितना वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा उसको स्टूडेंट हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है। जो आपके पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा था, ठीक है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम कवर करते, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम बोलेंगे कि आपके पास वो क्या आ रहा है? एम्पलीट्यूड आ रहा है। अब नेक्स्ट जो बात करें अगर हम वेवलेंथ, वेवलेंथ कहते हैं the distance between two consecutive crusts or trough is called wavelength, ठीक है। consecutive crust or two consecutive trough is known as wavelength. It is denoted by lambda, ठीक है। the distance between two consecutive crusts
or two consecutive trough is called wavelength. ठीक है, it is denoted by लैम्डा। ठीक है, लैम्डा इसका स्टूडेंट सिंपल है, वेवलेंथ के लिए हम इसको वेवलेंथ लैम्डा के जरिए डिनोट करते हैं। ठीक है, ये आपके पास आ गई वेवलेंथ की डेफिनेशन कि दो क्रस्ट, यानी ये दो क्रस्ट है मेरे पास, इनके दरमियान ये वाला जो डिस्टेंस आ रहा है स्टूडेंट्स, ये जो डिस्टेंस आपके पास आएगा ये कहलाती है वेवलेंथ एंड इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा। डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और टू कंसेक्यूटिव ट्रफ्स इज कॉल्ड वेवलेंथ ऑफ द वेव। फिर आगे कहते हैं टाइम पीरियड। व्हाट इज मीन बाय टाइम पीरियड? ठीक है, टाइम पीरियड टाइम पीरियड कहते हैं द टाइम फॉर विच द वेव ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ वेवलेंथ इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ठीक है, द टाइम फॉर विच द वेव द टाइम फॉर विच a wave travel a distance of wavelength is called time period. Wavelength is called time period। ठीक है, कि अगर जितना टाइम लगेगा वेव को एक वेवलेंथ का फासला तय करने में, यानी यहाँ से लेकर वापस यहाँ तक फिर यहाँ तक जाने में जितना फासला लगेगा उसको हम, जितना टाइम लगेगा वेव को, उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। कि एक वेवलेंथ कवर करने में जितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ द वेव। ठीक है, द टाइम पीरियड ऑफ वेव इज इक्वल टू द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेटर विच प्रोड्यूस इट। ठीक है, द टाइम पीरियड of wave is equal to the time period. The time period of wave is equal to the time period of oscillator to time period of oscillator which produce it। जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हो रही थी उसी के टाइम पीरियड के बराबर इसका भी टाइम पीरियड होगा। ठीक है, यानी अब ये जो अगर मिसाल ले लें, ये जो वेव पैदा हो रही थी ड्यू टू स्प्रिंग पैदा हो रही थी। ठीक है, स्प्रिंग इसको ऑसिलेट करवा रहा था, स्प्रिंग की ऑसिलेशन की वजह से ये वेव प्रोड्यूस हो रही थी। अब इस वेव का जो टाइम पीरियड होगा इस स्प्रिंग के टाइम पीरियड के बराबर होगा। ठीक है, यानी जितनी देर में ये नीचे जाएगा इसका क्रस्ट बन जाएगा, जितनी देर में ये ऊपर जाएगा इसका ट्रफ, इसका क्रस्ट नीचे की तरफ और ट्रफ ऊपर की तरफ बनता जाएगा। यानी जिस स्पीड के साथ, जिस टाइम के साथ ये मैस ऑसिलेट करेगा, ठीक है, उतनी ही स्पीड के साथ उतने ही टाइम में ये वेव प्रोड्यूस होती जाएगी। ठीक है, यानी इस वेव का जो टाइम पीरियड है वो ऑसिलेटर के टाइम पीरियड के इक्वल आता है। ठीक है, ये आपके पास था स्पीड ऑफ वेव। नेक्स्ट है आपके पास स्टूडेंट स्पीड, ये आपके पास है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के बाद आ रहा है स्पीड ऑफ वेव। स्पीड ऑफ वेव में क्या बताते हैं, क्या बताया जा रहा है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। स्पीड ऑफ वेव स्पीड ऑफ वेव में क्या बताते हैं, हमने स्पीड ऑफ वेव भी कैलकुलेट करनी है।
नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है हमारे पास, ठीक है, एज अ डेफिनेशन या एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ वेव, या व्हाट इज, हाउ कैन यू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ वेव, ड्राइव द एक्सप्रेशन। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास आ सकता है, पेपर में पूछा जा सकता है, स्पीड ऑफ वेव। ठीक है, तो देखते हैं इसको भी, स्पीड ऑफ वेव। स्पीड ऑफ वेव स्टूडेंट कहते हैं व्हेन अ वेव प्रोग्रेस ईच पार्टिकल इन द मीडियम परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन, कि जब वेव प्रोग्रेस में हो अपनी, वेव का हर जो पार्टिकल है या मीडियम का जो हर पार्टिकल है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करवाता है। ठीक है, द टाइम द क्रस्ट रिक्वायर्ड टू मूव अ डिस्टेंस ऑफ वन वेवलेंथ इज इक्वल टू द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ पॉइंट इन मीडियम टू गो थ्रू वन कंप्लीट वाइब्रेशन इज वी द स्पीड ऑफ वेव। देन कहते हैं when a wave progress when a wave progress, ठीक है, each particle in the medium each particle in the medium each particle in the medium performs simple harmonic motion। ठीक है, जब वेव प्रोग्रेस में होती है तो वेव का हर पार्टिकल क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करवाता है। द टाइम दैट द क्रस्ट रिक्वायर द टाइम दैट द क्रस्ट रिक्वायर that a crust requires to move a distance requires to move a distance to require to move a distance of one wavelength is equal of one wavelength is equal to the time is equal to that time required for a point in medium for a point in medium for a point in medium to grow through one complete oscillation to go through one complete vibration। ठीक है, कहते हैं कि अगर वेव जब अपनी प्रोग्रेस में होगी तो उसका हर जो पॉइंट या हर जो पार्टिकल होगा वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करवाएगा। फिर कहते हैं द टाइम दैट द क्रस्ट रिक्वायर्स टू मूव अ डिस्टेंस ऑफ वन वेवलेंथ, कि अगर एक क्रस्ट को जितना टाइम चाहिए एक वेवलेंथ मूव करने के लिए वो किसके बराबर आता है, इज इक्वल टू द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ पॉइंट इन मीडियम टू गो थ्रू वन कंप्लीट वाइब्रेशन। ठीक है, वो टाइम बराबर होता है कि मीडियम के जो मोशन होती है, ठीक है, उसको एक कंप्लीट वाइब्रेशन मुकम्मल करने में या कंप्लीट ऑसिलेशन करने में जितना टाइम लगता है वो दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, फिर कहते हैं इफ द स्पीड ऑफ वेव इज इक्वल टू वी। ठीक है, इफ मैं लिख देता हूं, इफ वी इज द स्पीड ऑफ वेव, then v is equal to distance covered over time taken, distance covered over interval of time। ठीक है, interval of time।
ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास वेलोसिटी का फार्मूला बनेगा। और अब इस केस में हमने वेव के मतलब पढ़ा था कि एक क्रस्ट और एक ट्रफ जितना उनके दरमियान फासला होता है, यानी वो जितना डिस्टेंस कवर करते हैं, हम उसको कहते हैं लैम्डा के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। v इज इक्वल टू डिस्टेंस आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट्स लैम्डा डिवाइडेड बाय इंटरवल ऑफ टाइम, वो आपके पास आएगा t। ठीक है, इंटरवल ऑफ टाइम आपके पास आ जाएगा t, यानी v इज इक्वल टू लैम्डा ओवर t, लैम्डा ओवर t। अब अगर हम इसको स्टूडेंट थोड़ा सा रीअरेंज करें, लैम्डा एक तरफ और 1 ओवर टी एक तरफ, अब v इज इक्वल टू लैम्डा, तो 1 ओवर टी वी नो दैट रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, तो 1 ओवर टी की जगह हम स्टूडेंट्स लिख सकते हैं f। ठीक है, तो आपके पास ये जो वेलोसिटी के लिए फार्मूला बनेगा, फार्मूला आपके पास आ रहा है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अगर आपने वेव की स्पीड मालूम करनी हो, उसकी फ्रीक्वेंसी और उसकी वेवलेंथ गिवन हो, तो यू कैन कैलकुलेट द स्पीड ऑफ वेव विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला विच इज v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास टॉपिक था आज के लिए जिसका नाम था पीरियोडिक वेव्स। ठीक है, पीरियोडिक वेव्स में हमने डिफरेंट बातें इसके मतलब भी पढ़ी, वेव के मतलब ही हमने पहले पीरियोडिक वेव पढ़ी। हमने कहा कि जो वो वाली वेव जो कंटिन्यूअस और रिदमिक डिस्टर्बेंस की वजह से क्रिएट होगी उसको हम बोलेंगे पीरियोडिक वेव। फिर हमने कहा पीरियोडिक वेव लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकती हैं, ट्रांसवर्स भी हो सकती हैं, लेकिन हमने ट्रांसवर्स का डिस्कस किया इधर अपने इस वाली वीडियो में। फिर हमने कहा कि वेव के मतलब जो इन्फॉर्मेशन थी, वेव का क्रस्ट होता है वो क्या होता है, अपर पोर्शन ऑफ द वेव फ्रॉम मीन पोजीशन इज कॉल्ड क्रस्ट। ठीक है, लोअर पोर्शन की बात करेंगे तो वो ट्रफ। उसके बाद एम्पलीट्यूड को मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो कवर करते हैं, ठीक है, क्रस्ट या ट्रफ, उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। फिर आपके पास था क्रस्ट के बाद था वेवलेंथ के दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट और दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस आता है स्टूडेंट्स उसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड, उसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। फिर टाइम पीरियड के एक वेव को एक कंप्लीट वेव मुकम्मल करने में, यानी एक क्रस्ट को दूसरे क्रस्ट तक पहुंचने में, एक ट्रफ को दूसरे ट्रफ तक पहुंचने में जितना टाइम रिक्वायर होता है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। फिर स्पीड ऑफ वेव भी हमने कैलकुलेट की, स्पीड ऑफ साउंड हमने ये कैलकुलेट की इस फार्मूले के जरिए हम कैलकुलेट, अभी सिर्फ फार्मूला ड्राइव किया यानी एक्सप्रेशन ड्राइव किया है। अगर कैलकुलेट करनी हो किसी क्वेश्चन के अंदर तो आप इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए स्पीड ऑफ वेव को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास आज का टॉपिक इस वीडियो के लिए जो था आपके पास पीरियोडिक वेव। आई होप कि आपको समझ आई होगी। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।